हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पिछले टॉपिक में भारत शासन अधिनियम 1858 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1892। आइए देखते हैं। 1858 के अधिनियम में भारत शासन कहा गया था, यहाँ परिषद कहा गया। क्यों? यहाँ जो कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा, जो कुछ भी सुधार किया जाएगा, वो काउंसिल में किया जाएगा, इसलिए इसे परिषद अधिनियम कहा गया। पृष्ठभूमि क्या रही? बैकग्राउंड 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद को यह लगने लगा था कि बिना भारतीयों को शामिल किए वहां की समस्याओं को जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको शामिल करने का प्रयास कर रही थी। तभी एक ब्रिटिश अधिकारी था, बार्टल फेरे, ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था बार्टल फेरे। इसने एक नीति दी, सहयोग की नीति। सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ये नीति क्या थी कि भारतीयों को ब्रिटिश का जो वायसराय है उसके काउंसिल में शामिल किया जाए, जिससे ये जानकारी मिलेगी कि भारतीय जनता में वास्तविक समस्या क्या है, जिससे वो भविष्य में कोई विद्रोह ना कर सके और कोई सी बात का विरोध ना कर सके। यही थी सहयोग की नीति। अब शामिल किसको किया जाएगा? शामिल तो कोई राजा होगा, वो प्रावधान में देखेंगे हम लोग। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि 1833 के चार्टर एक्ट से जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की शक्तियों को छीन लिया गया था नियम बनाने का, उसको वापस करना था, क्योंकि केंद्रीकरण सत्ता का ज्यादा हो गया था। शक्ति का केंद्रीकरण था। शक्ति का केंद्रीकरण। तीसरा कारण क्या था? लॉर्ड कैनिंग 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम लाता है। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था लाता है। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है? ये होता है कि जैसे आप वर्तमान सरकार में देखेंगे कि कैबिनेट व्यवस्था जो है कि कोई एक व्यक्ति को एक विभाग दिया जाएगा, उस विभाग से संबंधित सारे फैसले वही व्यक्ति लेगा। इसी को पोर्टफोलियो या विभागीय व्यवस्था कहा जाता है। और क्या था? चौथा कारण नई विधान परिषदों का गठन करना था। नई विधान परिषदों का नई विधान परिषदों का गठन करना। ये चारों पृष्ठभूमि थे मुख्य रूप से, जिसको मतलब 1861 के अधिनियम को लाने का आधार बना। आइए देखते हैं कि पहले में क्या होता है प्रावधान में। प्रावधान, प्रोविजंस। पहला,
सहयोग की नीति के माध्यम से, सहयोग की नीति तीन लोगों को वायसराय के परिषद में शामिल किया गया। वायसराय के परिषद में शामिल किया गया। कौन कौन थे तीन लोग? एक थे ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के मंत्री, कौन? सर दिनकर राव। पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा कौन? नरेंद्र सिंह। एक और कौन था? बनारस के राजा, बनारस के राजा कौन? देवनारायण सिंह। परिषद में इन्हीं तीनों लोगों को क्यों शामिल किया गया था? क्या कोई और नहीं था भारत में? इन्हीं लोगों को शामिल किया गया। कारण था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ग्वालियर के जो मंत्री हैं सर दिनकर राव, ये अपने राजा को ये मनाते हैं कि वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहें। उनके राजा वफादार रहते हैं, उसके लिए इनको इनाम मिला कि परिषद में शामिल हुए। पटियाला के महाराजा, पटियाला पंजाब बेल्ट में, दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ दबाने के लिए अंग्रेजों को ये सेना और संसाधन दोनों दिए थे। बनारस के राजा देवनारायण सिंह विद्रोह के समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके परिवारों को सुरक्षित रखने का काम ये कर रहे थे, इसलिए इनको बनाया गया। इन तीनों लोगों को बनाया गया। अब ये परिषद है, इनका काम क्या होगा? इनके अधिकार कुछ होंगे? क्या ये बजट पे चर्चा कर सकते हैं? बजट पर चर्चा कर सकते हैं? नहीं। सरकार से प्रश्न कर सकते हैं? सरकार से प्रश्न कर सकते हैं? नहीं। काम क्या था इनका? काम सिर्फ ये था रजामंदी देना, सहमति देना। ब्रिटिश संसद के पीछे इसकी जो मंशा थी शामिल करने की, ये थी कि भारतीय जनता को ये मतलब संदेश देना चाह रहे थे कि हमारे फैसले में अब हम ही शामिल नहीं हैं, अब आपके राजा भी शामिल हैं, इसलिए भारतीय जनता ना तो उनका विरोध करेगी और ना ही विद्रोह करेगी। ये मैसेज देना चाहते थे ब्रिटिशर्स। दूसरा प्रावधान क्या किया गया था? दूसरा प्रावधान ये था कि जो सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण, उसे विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किया गया। कैसे केंद्रीकरण कैसे हुआ था? मद्रास और बॉम्बे दोनों की शक्तियां कहाँ दे दी गई थी? बंगाल को, भारत के गवर्नर जनरल को। विकेंद्रीकरण कैसे होगा कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल अपने लिए स्वयं नियम बनाएंगे, अपने लिए स्वयं नियम बनाएंगे। जब सत्ता किसी एक में तो केंद्रीकरण, और शक्ति
कई के हाथ में तो विकेंद्रीकरण। नए परिषदों का गठन किया गया, नए परिषदों का नए परिषद का गठन कहाँ कहाँ? बंगाल में। कब? 1862। एक कहाँ? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। कब? 1886। और कहाँ? पंजाब में। कब? 1897। तीसरा प्रावधान क्या था? लॉर्ड कैनिंग का जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसे कानूनी मान्यता देनी थी। लॉर्ड कैनिंग 1859। क्या? पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता मिली। इसके साथ 1861 के परिषद में जो अधिनियम में प्रावधान किया गया वो ये 4 प्रावधान थे। इसके बाद एक अधिनियम आता है विधायी अधिनियम 1865। एक अधिनियम और आता है विधायी अधिनियम 1865। इसमें क्या था? इसमें वायसराय को यह अधिकार दिया गया था, वायसराय को अधिकार दिया गया था क्या? कि ये प्रेसिडेंसी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जो पुराने प्रांत हैं पहले गठित हैं उनकी सीमा में परिवर्तित कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है। प्रेसिडेंसी सीमा परिवर्तन। प्रांतों की सीमा परिवर्तन। नए प्रांतों का गठन। इस अधिनियम से ये अधिकार दिया गया। एक अधिनियम इसके साथ और आता है 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम। इसमें क्या था कि वायसराय अब तक जो नियम बनाता था वो भारत में रह रहे भारतीयों के लिए बनाता था, लेकिन इस अधिनियम से ये कहा गया कि भारत के बाहर जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी वायसराय नियम बना सकता है। वायसराय भारत से बाहर रह रहे भारतीयों के लिए नियम बना सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट आता है जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, भारत की महारानी घोषित किया जाता है। आइए देखते हैं कि 1892 के अधिनियम लाने का जो पृष्ठभूमि था वो क्या था। 1892 का अधिनियम, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पहला तो ये था कि इल्बर्ट बिल विवाद,
1883। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था कि इस बिल में ये अधिकार दिया गया कि कोई भारतीय जज किसी यूरोपियन अपराधी के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। ये बात अंग्रेजों को बुरी लगी, बुरी लगेगी भी। जो सत्ता पे काबिज है, जो आप पे शासन कर रहा होगा, आप उसके मुकदमे की सुनवाई करेंगे तो बुरा तो लगेगा ही। इसी को लेकर इल्बर्ट बिल विवाद था। बाद में इसको वापस ले लिया था ब्रिटिश संसद ने, पहला आधार, जिससे भारतीयों को ये समझ में आया कि हमको अपनी मांग रखने के लिए संगठित होना आवश्यक है। बिना संगठन के हम अपनी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका है। अब ये अपनी मांग को संवैधानिक रूप से मांग करेंगे। अठारह सौ इकसठ के अधिनियम में एक प्रावधान था अध्यादेश लाने की शक्ति। इसको बाद में अध्यादेश लाने की शक्ति। वायसराय अध्यादेश ला सकता था। इसकी अवधि क्या होती थी? 6 माह। वर्तमान में आर्टिकल 123 123 के माध्यम से भी राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया है। राजनीतिक चेतना उभर रही है, जिसमें मांग किया जा रहा है कि भारतीयों को परिषद में शामिल किया जाए। लॉर्ड डफरिन, तीसरा कारण था, लॉर्ड डफरिन सुरक्षा कवच का प्रयोग करना चाह रहा था। सुरक्षा कवच का प्रयोग बनाना चाहता था। कैसे? लॉर्ड डफरिन को यह लगता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं, अगर उनको परिषद में शामिल कर लिया जाता है तो हम किसी विद्रोह या किसी विरोध से बच जाएंगे, और जब बचेंगे तो वही चीज जो है सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो लॉर्ड डफरिन ये भी चाहता था कि जो है, वास्तव में 1892 का भारत परिषद अधिनियम एक राजनीतिक, ब्रिटिश संसद द्वारा फेंका गया एक राजनीतिक टुकड़ा था, जिससे भारत में राष्ट्रवाद को दबाया जा सके, विरोध ना हो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इस चीज का विरोध ना हो, उनको परिषद में शामिल किया जाए। किया क्या गया? प्रावधान पहला था कि परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद, दोनों जगह
दोनों परिषदों में संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में जो संख्या नियत की गई वो मिनिमम 10 थी और मैक्सिमम 16 थी। जो नए सदस्य शामिल होंगे, नए सदस्य को क्या कहा जाएगा? गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। गैर सरकारी सदस्य, नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब ये पूछा जा सकता है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे? वे सदस्य भारतीय जिनको गवर्नर के वायसराय के परिषद में शामिल किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या निश्चित नहीं थी। संख्या निश्चित नहीं थी। इनको मिला क्या सदस्यों को? क्या ये बजट पे चर्चा कर सकते थे? बजट पर चर्चा हाँ कर सकते थे, पर मतदान नहीं। फायदा क्या? मतदान नहीं थे। प्रश्न पूछ सकते थे, हाँ प्रश्न पूछ सकते थे, हाँ पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। नहीं। पूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे या दूसरा सवाल पूछेंगे, तो आप सेटिस्फाई होंगे। लेकिन यहाँ ये था कि एक बार अगर आप पूछ लिए तो दोबारा आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये इस अधिनियम में चुने कैसे जाएंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव की नियम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव की नींव पड़ी। अब अप्रत्यक्ष चुनाव क्या था देखते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। पूरे अधिनियम में कहीं चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। तो कहा क्या गया था? नामांकन की विशेष व्यवस्था। कहा यह गया था कि ये नामांकन की विशेष व्यवस्था है। कैसे? सिफारिश पर था। जैसे नए सदस्यों के लिए कौन सिफारिश कर सकता था? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला परिषद, व्यापार संघ। ये सब लोग जो है किसी एक व्यक्ति को नामांकित करते थे, उसको चुनते थे अपने बीच में से, फिर वायसराय को सिफारिश भेजते थे, फिर वायसराय उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करता था। इसी को नामांकन की विशेष प्रक्रिया कहा गई। हालांकि जो बहुमत होता था, फैसला तो बहुमत के आधार पर होता था, बहुमत हमेशा सरकारी सदस्यों की होती थी। सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य।
तो शामिल तो थे, बजट पे चर्चा कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। प्रश्न पूछ सकते थे पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कोई फैसला लेने में ये हमेशा अल्पमत में होते थे, बहुमत सरकारी सदस्यों के पास था। तो ब्रिटिश वायसराय को फैसला लेने में कोई समस्या नहीं होती थी इनसे, बस ये एक सेफ्टी वाल की तरह काम कर रहे थे। लेकिन ये है कि अब ये अंदर हैं परिषद में, तो धीरे धीरे मांग करेंगे कि इनको अधिकार चाहिए कि ये बजट पे चर्चा करें, उस पर मतदान करें, इनको पूरक प्रश्न पूछा जाए, जो है इसका अधिकार चाहिए। इसी अधिकार को 1909 के अधिनियम में माना जाता है। उसको देखेंगे अगली टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।